उपस्थित कार्मिक, मैं सबसे पहले तो आप सभी का इस बैठक में, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बैठक है और सरदार पटेल जिनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान भारत की एकता और अखंडता के लिए रहा है, सभी रियासतों को एक करने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा, इसीलिए हम उन सब उनको लौह पुरुष की संज्ञा भारत की दी गई। उनका 150वां जन्म जयंती का अवसर ऐसे समय में आ रहा है जिस समय हमारे लिए ये 150वीं जयंती उनकी इसलिए भी विशेष है कि इसी 150वीं जयंती के समय में ही हमारे राज्य की स्थापना के भी 25 वर्षों का कालखंड पूरा हो रहा है राज्य स्थापना का। तो दोनों ही कार्यक्रम और भव्यता से हों और सफलतापूर्वक हों, उसके लिए हम लोग यहाँ पर आज ये बैठक कर रहे हैं। वर्चुअल माध्यम से हम सब लोग एक दूसरे के विचार विमर्श आपस में आदान प्रदान कर रहे हैं। होता क्या है कि कई बार भारत सरकार के कार्यक्रम आते हैं बहुत बार हम लोग तैयारियां भी करते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि ये बैठकें हमारी बहुत महत्वपूर्ण होती हैं और महत्वपूर्ण के साथ साथ बहुत अच्छे कार्यक्रम हों और ऐसे कार्यक्रम हों कि केवल औपचारिक ना हो, लोगों से उनका जुड़ाव भी हो, उसका एक संदेश भी जाए और जिस वर्ग के लिए हम कार्यक्रम करना चाहते हैं वो वर्ग भी बड़ी संख्या में वहाँ पर उपस्थित हो। और क्योंकि सरदार पटेल का जो पूरा जीवन है वो कहीं न कहीं हम सबको प्रेरणा देता है। उन्होंने अपनी अदम्य इच्छा शक्ति से, दूरदृष्टि से और समर्पण से अखंड भारत का जो सपना है उस सपने को उन्होंने साकार किया है। उन्होंने 560 से अधिक रियासतों को एक सूत्र में पिरोकर भारत को एक सशक्त राष्ट्र बनाया और हमें एक ऐसा भारत दिया जिसमें विविधता के बावजूद भी एकता की भावना है। और आधुनिक भारत के निर्माता सरदार पटेल ने राष्ट्र की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका न केवल स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले निभाई, बल्कि स्वतंत्रता के बाद भी हम सब लोगों ने सरदार पटेल को किसी ने कम किसी ने ज्यादा पढ़ा होगा और उसमें हम सबको उनके जीवन चरित्र से, उनके जीवन में किए गए कामों से ये सब बातें स्मरण में आती हैं। उन्होंने विस्तृत एवं एकीकृत भारत के निर्माण में वो देश के पहले उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के रूप में और उनकी कूटनीति और दूरदर्शिता का स्वतंत्र भारत के इतिहास में बहुत बड़ा योगदान है। अपने अद्वितीय संकल्प शक्ति और दूरदर्शिता से आधुनिक भारत का निर्माण करने वाले वो ऐसे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा देश को एक सूत्र में पिरोने के लिए जो काम किया गया वो वास्तव में प्रत्येक देशवासी के लिए सच में उनके प्रति हमारा ऋण है कि उन्होंने इतनी बड़ी अलग अलग फैली हुई रियासतों को एक सूत्र में पिरोने का काम किया। और आज देश के अंदर जो अनेक काम, जैसे धारा 370 देश के अंदर आज समाप्त हो गई। देश की आज़ादी के बाद एक लंबा कालखंड और लंबा हमारे साधन, हमारी सेना, हमारे सुरक्षा बल लगातार वहां जूझते रहे और हजारों हजार की संख्या में कश्मीर को बचाने के लिए लोगों ने अपना बलिदान कर दिया, अपना बलिदान दिया। और सरदार पटेल की जो सोच थी उसी सोच को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के मंत्र के साथ भारत की एकता, अखंडता और राष्ट्रीय गौरव को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम उनके माध्यम से हो रहा है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनकी जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। साथ ही सरदार पटेल जी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए गुजरात के केवड़िया में विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का भी निर्माण कराया है। यही नहीं, आज
सरदार पटेल की जयंती के अवसर पर प्रत्येक वर्ष पूरे देश में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया जाता है, जिसमें हम सब लोग प्रतिभाग करते हैं। और इस क्रम में इस वर्ष उनकी जो 150वीं जयंती है उसको और भव्य बनाने के लिए और ऐतिहासिक बनाने के उद्देश्य से सरदार एट 150 यूनिटी मार्च का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश भर में एकता और समरसता का संदेश घर घर तक पहुंचाने का एक अभियान है। घर घर तक पहुंचे, और इस अभियान के प्रथम चरण की शुरुआत हमारे भारत सरकार के खेल मंत्री जी ने डॉक्टर मनसुख मांडविया जी द्वारा 6 अक्टूबर को किया गया था। इस अभियान के माध्यम से सरदार पटेल की 150वीं जयंती को जन जन की भागीदारी से एक राष्ट्रीय उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। जैसा आप सभी जानते हैं, इस अभियान का दूसरा चरण अभी अमित सिन्हा जी ने हम लोगों के सामने बताया है कि दूसरा चरण 31 अक्टूबर से प्रारंभ होकर 25 नवंबर तक चलाया जाएगा। इस दौरान पूरे देश भर में प्रत्येक जिले में अनेक अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से एकता, सद्भाव और राष्ट्रभक्ति का संदेश जन जन तक पहुंचाने का अभियान चलाया जाएगा, जिसमें हमारे हर एक वर्ग का भागीदारी हो, हर एक वर्ग इस पूरे कार्यक्रम से जुड़े, इस अभियान का हिस्सा बने। ये प्रयास हम सब के द्वारा होना है। और इस भव्य सरदार एट 150 यूनिटी मार्च में स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों के साथ साथ समाज का प्रत्येक वर्ग, चाहे वो युवा हो, महिला हो, बुजुर्ग हो, सामाजिक संगठन हो, वर्किंग प्रोफेशनल्स हो, खिलाड़ी हो, सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी हो, कर्मचारी हो, या सेना और अर्धसैनिक बलों के पूर्व अधिकारी और जवान हो, सभी अधिकार, सभी रूप से हमारे जो महिलाएं हमारी जो स्वयं सहायता समूह में बड़ी संख्या में काम करती हैं, उनको भी हम जोड़ सकते हैं। साथियों, में आप सभी को इस अभियान को सफल बनाने के लिए बहुत सक्रिय भूमिका हमको इस अभियान में निभानी है। हमारा उद्देश्य केवल कार्यक्रम करना भर मात्र नहीं होना चाहिए, बल्कि सरदार पटेल जी के एकता और राष्ट्र निर्माण के आदर्शों को जन जन तक पहुंचाना, ये हम सब का भी संकल्प होना चाहिए। और आप सभी अपने अपने जिलों के प्रत्येक गांव, कस्बे, मोहल्ले, नगर में इस अभियान को एक जन आंदोलन के रूप में हम परिवर्तित करने का प्रयास करें। और ये केवल ऐसा नहीं लगना चाहिए कि इसमें ये सरकारी कार्यक्रम हो रहा है या खेल विभाग का कार्यक्रम हो रहा है। कई बार जब हम राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कर रहे थे, तब भी मैंने सभी से कहा था, कोई भी हम कार्यक्रम करते हैं तो कोई विभाग उसका नोडल विभाग हो सकता है, कोई विभाग उसका कार्यदायी विभाग हो सकता है, लेकिन उसमें हमको संपूर्ण रूप से सभी को एक में होकर उन कार्यक्रमों को संपन्न कराने में अपना योगदान देना है। और ये भी जो हमारा कार्यक्रम है, इसको भी जन आंदोलन के रूप में हमको परिवर्तित करने का प्रयास करना है। मैं कुछ बिंदुओं पर आप सभी जो अधिकारीगण हैं और मुख्य रूप से जो हमारे जनपदों में जिलाधिकारी हैं, जिनको इन कार्यक्रमों को धरातल पर उतारना है, उनसे विशेष आग्रह भी करना चाहता हूं कि आप सभी अपने अपने जिलों में इस यूनिटी मार्च के लिए एक स्पष्ट कार्य योजना अभी से बना लें। कैसे होगा? और इस दौरान मैंने जैसे अभी प्रतीक से पूछा था कि वहां पर कोई रजतोत्सव का कार्यक्रम तो नहीं हो रहा है, जिसके कारण से कुछ उसको हमको एडजस्ट करना पड़े। ऐसा मुझे लगता है कि अन्य जनपदों में, जैसे नैनीताल में और देहरादून में रजतोत्सव के कुछ कार्यक्रम विशेष रूप से होने वाले हैं, तो उनको इस कार्यक्रमों के बीच में अपने को जो है कैसे ये कार्यक्रम भी चलना है और वो कार्यक्रम भी होने हैं, तो उनको एडजस्ट भी करना है। तो इसलिए एक स्पष्ट कार्य योजना हमें बनानी होगी सभी जिलाधिकारियों को। और ये केवल, जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा, कि केवल एक औपचारिकता न हो, बल्कि इसमें समाज के प्रत्येक वर्ग जरूर इसमें जुड़े। अभी तक जितने भी कार्यक्रम हमारे सफल हुए हैं, या आपने देखा होगा कांवड़ यात्रा हो, चार धाम यात्रा हो, कैलाश मानसरोवर यात्रा हो, आदि कैलाश यात्रा हो, या जितने भी बड़े आयोजन हो रहे हैं, राष्ट्रीय खेल हो, हमारे G20 के कार्यक्रम हो,
या अन्य जो भी कार्यक्रम हम समय समय पर करते हैं, उसकी सफलता के पीछे सबसे बड़ा सूत्र होता है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं हमारे, जो लोग उसके हित धारक हैं, वो उस कार्यक्रम को स्वयं करवाने वाले हो जाते हैं। जब वो खुद उसके होस्ट बन जाते हैं तो आप इस मान लीजिए कि निश्चित रूप से वो कार्यक्रम अवश्य सफल हो जाता है। साथ ही में प्रत्येक जिले में विद्यालय, महाविद्यालय हैं, इनमें भी विशेष गतिविधियां आयोजित किया जाए। और मेरा ये भी आप सबसे अपेक्षा है कि इसमें युवा वर्ग को और महिलाओं को इस अभियान से अधिक जोड़ना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि आज का जो युवा वर्ग है और डिविडेंट उसमें भी हमारा बड़ा अच्छा, डेमोग्राफी में भी हमारे देश का भी बड़ा स्थान है और दुनिया में भारत आज युवा देश भी है, युवा मन भी है, युवा जन भी है, युवा हमारा नवाचार भी है, हर प्रकार की गतिविधियां। इसलिए उनको और हमारे प्रधानमंत्री जी का जैसा विशेष फोकस रहता है कि अमृत काल के असली वाहक, असली गंतव्य तक यात्रा को पहुंचाने वाले जो मुख्य सूत्रधार हैं वो हमारे युवा हैं। इसलिए युवाओं पर हमारा मुख्य फोकस होना है, क्योंकि वो भारत के निर्माता हैं भविष्य के। इसके साथ ही स्थानीय निकायों को, स्वयंसेवी संगठनों को, महिला समूहों को, एनसीसी, एनएसएस, स्काउट गाइड्स और जनप्रतिनिधियों को भी। कई बार जनप्रतिनिधियों को हम बुलाना भूल जाते हैं, तो वो उतने से जो है हमारा जो बहुत अच्छा मैसेज जा रहा होता है उस मैसेज में थोड़ा सा कहीं ना कहीं स्पीड ब्रेकर लगा देते हैं या कोई डंडा झंडा गाड़ देते हैं। इसलिए वो भी जुड़े रहेंगे तो वो आपके अभियान में और धार मिलेगी और इस अभियान से सबको सक्रिय रूप से जोड़ा जाए, ताकि ये कार्यक्रम हमारा, ये अभियान हमारा एक जन आंदोलन का रूप ले सके। आप लोगों को, सभी जनप्रतिनिधियों और समस्त संगठनों के साथ इसके लिए एक बैठक का भी एक प्रारूप बनाना चाहिए, क्योंकि अब ज्यादा समय नहीं है। एक बार बैठक कर लेते हैं, बुला लेते हैं, अगर हमारे जिलाधिकारी, अन्य अधिकारी, खेल विभाग के लोग सब मिलके किसी बैठक का आयोजन कर लें और उनसे भी सबके सुझाव ले लें कि इस प्रकार का कार्यक्रम भारत सरकार की तरफ से आया है, पूरे देशव्यापी कार्यक्रम है, इसमें आपके भी कोई सुझाव हों या कोई अच्छी बात वो भी बता सकते हैं, कैसे हम इसको और अच्छा करें। तो मुझे लगता है कि अच्छा रहेगा, ताकि ये अभियान हमारा, इसकी प्रगति की समीक्षा भी की जा सके और कितना हम कर रहे हैं इसके लिए नियमित बैठकें हों और प्रत्येक जिले में इसे सफल बनाने के लिए आवश्यक कदम समय समय पर और भी उठाए जा सकें और राज्य स्तर पर भी इसकी सूचना आए कि जनपदों में ये बैठकें हो गई हैं, इतनी तैयारियां हो गई हैं। तो आपके स्तर से भी अगर खेल विभाग इसको पूरा यहाँ से मॉनिटर कर ही रहे हैं, यहाँ से देख रहे हैं, आप समीक्षा कर रहे हैं, तो आपको हर जनपद की भी जानकारी होनी चाहिए, आपके पास आनी चाहिए कि जनपद में किस प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं। मैं आप सभी से आह्वान करता हूँ कि आप सभी मिलकर हमारा जो विकल्प रहित संकल्प का मंत्र है, उसके साथ इस अभियान को प्रत्येक जिले, प्रत्येक गांव, प्रत्येक नगर में सफल बनाने में हम लोग अभी से जुट जाएं, प्रयास करें। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी अपने अपने जिलों में इस अभियान को ऐतिहासिक बनाने का काम करेंगे और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के आदर्शों एवं एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को जन जन तक पहुंचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका, अग्रणी भूमिका निभाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से मैं सरदार लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को नमन करते हुए और आप सबको आगे के कार्यक्रमों के लिए बहुत शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।